हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति किसने दी या निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन हैं। तो आइए समझ लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के जनक रेनी दकार्ते को माना जाता है और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो साइंटिस्ट का क्या नाम है बताइए? रेनी दकार्ते। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको रोचक तथ्य देख लेना है कि क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये फ्रांस के महान गणितज्ञ हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? रेनी दकार्ते। निर्देशांक ज्यामिति किसने बनाई थी? रेनी दकार्ते ने। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंसर है ये फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस एक देश है, वो यहाँ के रहने वाले हैं और इन्हें निर्देशांक ज्यामिति का जनक माना जाता है। अब इनके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि इन्हें प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना पसंद था। तो जैसे सुबह सुबह नींद खुल जाती है तो आप में से कुछ बच्चे क्या होते हैं? बिस्तर पर लेटे रहते हैं और उसके बाद तुरंत जैसे आपकी नींद खुली तो आप तुरंत नहीं उठते हैं, आप थोड़ी देर और सोना पसंद करते हैं या लेटना पसंद करते हैं बिस्तर पर ही। तो बिल्कुल ऐसी ही आदत रेनी दकार्ते की थी। आगे लिखा है परंतु ये आलसी नहीं था। मतलब ये जो वैज्ञानिक थे ये आलसी नहीं थे। इनका मानना था कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन किया जा सकता है। अब ये क्या करते थे कि बिस्तर पर पड़े पड़े ये सोते नहीं थे, ये बिस्तर पर पड़े पड़े चिंतन किया करते थे। और चिंतन मतलब बहुत ज़्यादा सोचा करते थे कि क्या निर्देशांक या किसी वस्तु के बारे में या अलग अलग चीज़ें जो रखी होती हैं, फर्श पर कोई वस्तु रखी हुई है उनके सामने। तो उन्होंने एक दिन इस तरीके से इन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। तो इन्होंने देखा कि जो वस्तुएं रखी होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, जैसे फर्श पर कोई गिलास रखा हुआ है या कोई चटाई रखी हुई है। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, फर्श पर हो गई, टेबल पर हो गई, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी तल में, तल हो गया जैसे कि फर्श हो गया, टेबल हो गई, ये फर्श, ये यही तल कहलाते हैं, यानी कि जिनमें एक्स वाई एक्सेस होती है। तो ये कहते हैं कि फर्श पर कोई वस्तु रखी है तो उसकी हम स्थिति बता सकते हैं। जैसे फर्श पर गिलास रखा है तो अगर आपसे कोई पूछे तो फर्श पर गिलास कहाँ है तो आप कहोगे यहाँ रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि गणित की भाषा में बताइए कि ये कहाँ पर रखा है, तो आप थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे कि गिलास तो फर्श पर रखा है, आप गणित में कैसे बता दें। तो यही रेनी दकार्ते ने बताया था कि हम उस गिलास की स्थिति बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम उस गिलास की स्थिति, तो इस अध्याय को आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप समझ जाओगे कि निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या होता है और हम कैसे किसी वस्तु की स्थिति पता निकाल सकते हैं। तो ये थे रेनी दकार्ते के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको याद रखना है कि रेनी दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति की खोज की थी और ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसके बारे में हम लोगों ने तो देख लिया है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, लेकिन अब इसके बारे में एक दो बातें और हैं। इसमें प्रयुक्त पद्धति को दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। तो कार्तीय पद्धति भी कहते हैं, निर्देशांक पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहते हैं, यानी निर्देशांक जो ज्यामिति है उसको क्या बोलते हैं? कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे हमें अध्याय में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। तो हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावलियों को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो बातें हैं जैसे ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या एक्स वाई एक्सिस कहलाती हैं। इसके बाद ग्राफ पर हम निर्देशांक कैसे देते हैं, निर्देशांक क्या कहलाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद आता है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या कहलाता है,
ये कैसे बनता है, ग्राफ में कहाँ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम देखेंगे। इसके साथ में मूल बिंदु देखेंगे और मूल बिंदु के निर्देशांक भी देखेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कार्तीय तल की। अगर ये आपने जो पांचों टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे से कर लिया तो ना ही आपका कोई ऑब्जेक्ट गलत होगा, ना ही आपकी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो वो भी आप गलत करके नहीं आओगे। और प्रश्नावलियों में भी काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी, इससे काफ़ी मदद मिलेगी, तो आपको इन्हें ध्यान से समझना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ की, कि ग्राफ क्या होता है, कैसे खींचते हैं। तो आइए ग्राफ की बात करेंगे। तो हम ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्केल की सहायता से आपको एक आड़ी लाइन खींचनी है। आड़ी लाइन को याद रखिए क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसे हम कितना भी बड़ा खींच सकते हैं या छोटा भी खींच सकते हैं, ये अनंत तक जाती हैं ये रेखाएं। तो इसीलिए हम इनमें ये तीर का चिन्ह बना देते हैं, और ये तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है कि इन रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। जितने हमारे नंबर होंगे हम उसी तरीके से इन्हें बढ़ा सकते हैं। तो ये बताइए कौन सी लाइन है? आड़ी लाइन है। दूसरा नाम इसका क्या है? क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा है और इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो ये हो जाएगी। इसके बाद हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, यानी कि खड़ी रेखा। खड़ी रेखा का दूसरा नाम बताइए क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन। तो ये हमने खींच ली खड़ी रेखा, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन। इसमें भी इस ऊर्ध्वाधर लाइन को भी ऊपर नीचे हम कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम तीर के निशान बना देते हैं। ये तीर के निशान की विशेषता क्या है मैंने अभी आपको बताई है। बताइए क्या है? कि इस रेखा को हम कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं बाई अक्ष। ये भी आपको याद रखना है। तो कितने अक्ष हो जाएंगे आपके? 2 अक्ष। पहला आड़ी लाइन या क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा कहलाती है? ये क्षैतिज रेखा। उसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाई अक्ष। तो ये हो जाएगा। अब इसके सेंटर में यहाँ पे होता है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। मूल यानी कि बेसिक बिंदु, तो इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी कि सबसे पहले तो इसे हम अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन को हम किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। ओरिजिन इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी के हिसाब से हम इसे लिखते हैं। तो ओरिजिन ये लिख दिया, तो ओरिजिन का पहला अक्षर ले लिया ओ, तो ओ से दर्शा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, और ग्राफ में देखिए नीचे तक एक लाइन गई है, ये वाली। अब आपको क्या करना है कि समान अंतर देना है। यहाँ पर समान अंतर देना है, और इस तरफ भी आपको समान अंतर दे देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना अंतर है उतना अंतर ही आगे देना है। आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम अगर 1 माने तो इन दोनों लाइनों के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से इन दोनों लाइनों के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। हम इसमें इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम छोटे छोटे गैप दे देंगे तो 10 आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे छोटी छोटी कितनी लाइंस होती हैं? 10 लाइन होती हैं। अब पूरे ग्राफ में आपको क्या करना है? समान अंतर देना है। तो समान अंतर हम दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 इसी तरीके से दे दिया, 5 6, जितनी आपकी इच्छा हो उतना दे सकते हैं अभी तो। लेकिन फिर बाद में जब हम इसके सवाल करेंगे तो जितनी सवाल में ज़रूरत होगी उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे भी हम समान अंतर दे देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5
6 ऐसे आपको करते जाना है। अब ऊपर भी दे देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमने अंतर दे दिए और इतना ही नीचे कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर नंबर लिखना है। जैसे 1, अभी हम आड़ी लाइन में नंबर लिखेंगे, यानी क्षैतिज रेखा में नंबर लिखेंगे। और क्षैतिज रेखा जो होती है वो कौन सा अक्ष होती है? एक्स अक्ष होती है। तो हम यहाँ पे एक्स अक्ष पर नंबर लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो अब आप पूछोगे कि क्या यहीं पर लिखना है, इस तरफ नहीं लिखना है? तो आंसर है कि इस तरफ भी लिखना है। तो कैसे लिखोगे? इस तरफ हम माइनस में लिखेंगे। जो एक्स अक्ष आपको दिख रही है, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं इस आड़ी लाइन द्वारा, एक इस तरफ वाला हिस्सा और एक इस तरफ वाला हिस्सा। इस तरफ वाले हिस्से में हमेशा ग्राफ में धन की संख्याएं लिखी जाएंगी और इस तरफ वाले हिस्से में हमेशा ऋण की। तो ऋण 1 यानी -1, -2, -3, -4 ऐसे आगे बढ़ते जाना है, -6, -7। इसी तरीके से आपको ऊपर करना है। अब देखिए, अब हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन में आ गए। ऊर्ध्वाधर लाइन में यहाँ पे 1 2, यहाँ पर धन की संख्या लिखनी होती हैं ऊपर। एक बार आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, इसलिए थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं। तो 0 से ऊपर 1 2 3 धन में पूरी संख्याएं, और यहाँ पर पूरी की पूरी माइनस में, -1। और एक बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं कि यहाँ से 1 2 और 3 लिखना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। क्या गलती हो जाती है? जैसे यहाँ से आप उन्होंने पहले समान अंतर दे दिए, उसके बाद फिर वो ऊपर से 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे गलतियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको 0 से स्टार्ट करना होता है। 0 के बाद ही तो 1 आता है ना। तो देखिए, 0 के बाद यहाँ पे 1 आया है, 0 के बाद यहाँ पे 0 के इस तरफ -1 होता है, 0 के इस तरफ -1। तो कहने का मतलब ये है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से ही करना है, ऊपर से नहीं कर देना है। तो -2, -3, -4, -5, -6। तो ये हमने संख्याएं प्रदर्शित कर दी। तो ये बन जाता है हमारा ग्राफ। अब ग्राफ में हम संख्याओं को और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और नीचे भी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे आप ग्राफ में बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसे ही हम ग्राफ कहते हैं। आप चाहें तो ग्राफ काफ़ी भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं खरीदना है तो आपको इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के 2 फ़ायदे हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर ना दिया जाए तो आप भी कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में यदि ग्राफ से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको ग्राफ का क्वेश्चन आया हो और आपको पेपर ही ना मिला हो, ग्राफ पेपर, क्योंकि वो अलग से मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद से ग्राफ खींचना होता है। तो आपको क्या करना होगा? ग्राफ खींचना सीखना होगा। ठीक है, ये हो गया ग्राफ की बातें। अब हम देखेंगे कि इसमें हम स्थिति कैसे बता सकते हैं। तो मान लो कि ये कागज है और कागज का ये तल बना हुआ है सभी जगह, इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है? तल है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कहीं पर भी रखी हुई है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है? यहाँ पे। अब आपसे कहा जाए कि बताइए, मान के चलो यहाँ पे गिलास रखा है। क्या रखा है? गिलास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिलास कहाँ रखा है किसी तल में, और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लो कि ग्राफ नहीं बना है, और आपसे कहा जाए कि गिलास कहाँ पर रखा है, तो आप क्या कहोगे? कि गिलास तल में रखा है। लेकिन रैनी दकार्ते क्या कहते हैं कि इस गिलास को हम गणितीय भाषा में दिखा सकते हैं कि ये कहाँ पर रखा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे कहीं पर भी कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु को हम गिलास के संदर्भ में समझेंगे, थोड़ा अच्छे से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए कि ये जो गिलास है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है।
जैसे कि किसी तल में कोई गिलास रखा है, तो रेनी डकार्ते कहते हैं कि उस गिलास या कुछ भी वस्तु रखी है उसके चारों ओर हम एक इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अब उसमें होगा क्या कि तल के जो किनारे होंगे उसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेंगे। अभी थोड़ा आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम प्रश्नावली से उसको रिलेट करेंगे। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, किसी तल में गिलास रखा है, तो या आपके फ्लोर पर गिलास रखा है, तो आपका जो घर है, जिस तल में वो गिलास रखा है उसकी एक दीवार के तल को आप एक्स अक्ष मानोगे। समझने का प्रयास कीजिए कि उसकी दीवार का जो एक नीचे जो दीवार आपकी फ्लोर से जुड़ी हुई है उस लाइन को आप एक्स अक्ष मानोगे और दूसरे वाले को आप क्या मानोगे, वाई अक्ष। सीधा सा मतलब ये है कि दीवार का जो कॉर्नर होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और उसके बाद दीवार का कॉर्नर ये हो जाएगा और फिर के कॉर्नर से जुड़ी हुई एक ये लाइन होगी और दूसरी लाइन होगी, और ये आपका पूरा इस तरीके से मान के चलो ये आपका फ्लोर हो गया। तो यहाँ पे गिलास रखा है, तो आप फिर उसमें क्या करोगे, अब इसकी स्थिति दिखाना है तो आप सबसे पहले नंबर लोगे, यहाँ पे वो समान अंतर, यहाँ पे समान अंतर। अब जहाँ पे ये गिलास रखा है उसको दोनों अक्षों से मिला देना है, आपके जो दीवार है उनको दोनों से मिला देना है। जैसे कि हम यहाँ पे मिला देते हैं कि इसको हमने यहाँ से मिला दिया और यहाँ पे इसको मिला दिया, यही है ना हमारा बिंदु। तो अब हम कहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे आप इसकी स्थिति 3 और 4, पहले आपको क्या लिखना होता है, एक्स अक्ष वाला पॉइंट। तो अभी मैं मोटा अंदाज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पॉइंट यहाँ पे दशमलव भी होता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मान के चलो ये बिंदु यहाँ है, तो ये यहाँ 4 से, या मान के चलिए कि ये 3 से मिल गया है और ये किससे मिला है, यहाँ पे 4 से, फिक्स 4 से मिला है ये, और ये यहाँ पे फिक्स 3 से मिला है, ये देखिए। तो अगर ये 3 और 4 से मिला है तो पहले हम एक्स अक्ष वाला बिंदु लिखेंगे। एक्स अक्ष वाला बिंदु कितना है, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद वाई अक्ष वाला बिंदु कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो अब हम कहेंगे कि गिलास की स्थिति 3 और 4 है। यही है रेनी डकार्ते के अनुसार कि हम स्थिति में कैसे, और इन्हीं बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। तो हमने ग्राफ समझ लिया है कि कैसे बनाते हैं, और निर्देशांक देख लिया कि कैसे आता है। निर्देशांक वो बिंदु कहलाते हैं। निर्देशांक के अंदर ब्रैकेट में 2 बिंदु होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष वाला बिंदु, दूसरा होता है वाई अक्ष वाला बिंदु। आपको ये समझना होगा, पहला क्या होता है, एक्स अक्ष वाला बिंदु, और दूसरा क्या होता है, वाई अक्ष वाला बिंदु। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं कि एक्स अक्ष वाले बिंदु को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष वाले बिंदु को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष वाले बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा भुज क्या कहलाता है और कोटि क्या कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, एक्स अक्ष वाले बिंदु को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष वाले बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थांश की। अब आपको स्थितियों से संबंधित, अब यहाँ पे एक बात और है, अगर पॉइंट ये 3 पर ना होकर यहाँ पर होता तो ये छोटे छोटे 10 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है तो इसे हम 2.1 कहते हैं, फिर इसे हम 2.2 कहते हैं, इसे 2.3। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2.9 हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है कि 3.9 हो जाए। तो वैसा भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन अभी आप संख्याओं के आधार पर समझ जाएंगे तो फिर बाद में इन सबको अच्छे से समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश समझने के लिए हमें ग्राफ से स्टार्ट करना होगा। ग्राफ हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है, ग्राफ क्या कहलाता है। ग्राफ में क्षैतिज लाइन एक्स अक्ष कहलाती है और ऊर्ध्वाधर लाइन वाई अक्ष कहलाती है। अब इस ग्राफ में जब आड़ी लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन आपस में जब टकराती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु पर, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो ये होते हैं 0 0। हमेशा याद रखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ये
आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो 0 0। अब चतुर्थांश क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 4 हिस्से हो गए हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा। इस हिस्से को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देखिए इतना हिस्सा जितने ने इस कागज ने जितने हिस्से को कवर किया है ये, तो ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है ये, एक चतुर्थांश है। तो आप कहोगे कि यहाँ का हिस्सा भी तो चतुर्थांश होगा, यहाँ का हिस्सा भी चतुर्थांश होगा, यहाँ का भी हिस्सा चतुर्थांश होगा। तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एक ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4। तो इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो एक चतुर्थांश ये हो जाएगा ग्राफ में, इसके बाद एक चतुर्थांश यहाँ पे भी हो जाएगा इस तरीके से आप देख रहे होंगे, और एक चतुर्थांश ये हो जाएगा। तो अब हम समझ रहे होंगे कि ग्राफ में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड और इसे बोलते हैं फोर्थ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबरिंग क्यों की है, तो इसका आंसर है कि इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसी तरीके से ये तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश। अब आप ग्राफ में इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है, दोनों पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्रथम चतुर्थांश में आता है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो भी प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो भी, यानी कि इस हिस्से में कहीं पर भी अगर कोई बिंदु है तो वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ये बात होती है कि धन में आएगा कि ऋण में आएगा। तो आंसर है एक्स अक्ष भी धन के सभी बिंदु लेकर चलता है इसमें, और वाई अक्ष भी धन के सभी बिंदु लेकर चलता है। इसलिए इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें दोनों अंक यानी भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस के होंगे। दोनों कैसे होंगे, प्लस प्लस के। और इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो क्या सभी में प्लस प्लस के होंगे, तो आंसर है नहीं। जैसे अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, जैसे मैंने ये अंकित किया था, यहाँ पे कोई बिंदु है तो आपसे पूछा जाए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में, तो आप तो कहोगे प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि इतना हिस्सा तो हमें ये बताया गया है कि ये प्रथम चतुर्थांश है। लेकिन अगर इस बिंदु के आप निर्देशांक बताओगे तो इसको यहाँ निर्देशांक बताने के लिए, यानी कि इसके पॉइंट भुज और कोटि बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस बिंदु को यहाँ से मिलाना होता है और इस बिंदु को यहाँ से भी मिलाना होता है। यानी हमें एक्स अक्ष से भी टच कराना होता है और वाई अक्ष से भी टच कराना होता है। तो जब, और पहला हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष वाला बिंदु, यानी कि पहले हम 2 लिखेंगे तो ये भुज हो गया, और फिर हम यहाँ से मिलाएंगे तो 3 आएगा, तो ये हम वाई अक्ष वाला लिखेंगे तो ये कोटि हो जाएगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 2 और 3। तो देखिए 2 भी प्लस का आएगा और 3 भी प्लस का आएगा, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस में होता है। आइए बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि वाई अक्ष तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो एक्स अक्ष है ये वाला, ये आपको माइनस में मिलेगा। कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले हम किसका बिंदु लिखते हैं, अगर हमें किसी भी पॉइंट का, अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे हटा दें तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा चतुर्थांश है। लेकिन कौन सा चतुर्थांश है, तो आंसर है द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। लेकिन अगर हमें द्वितीय चतुर्थांश में ये देखना है कि इसके चिन्ह कैसे रहेंगे, तो पहले हम x वाला लिखते हैं। तो x का तो कैसा है, ऋणात्मक आता है इस वाले अक्ष को, दोनों अक्षों को देखिए यहाँ से कॉर्नर से
एक अक्ष ये चली गई यहाँ पे और एक अक्ष ऊपर चली गई ना। तो इस वाले पॉइंट में क्या होगा कि पहले आएगा माइनस का चिन्ह और उसके बाद आएगा प्लस का चिन्ह। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई पॉइंट निर्धारित किया, अब इस बिंदु के हमें निर्देशांक चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उस बिंदु को एक्स अक्ष से भी मिला देते हैं और उस बिंदु को वाई अक्ष से भी मिला देते हैं। तो हमने वही किया, इसको यहाँ पे एक्स अक्ष से मिला दिया और यहाँ पे वाई अक्ष से मिला दिया। तो अब यदि हमें इसके निर्देशांक चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप भुज लिखते हो यानी एक्स अक्ष का बिंदु लिखते हो, तो एक्स अक्ष का बिंदु कितना होगा -2। उसके बाद आप कोटि लिखते हो तो कोटि कितनी होगी 3। तो इस तरीके से इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे -2 और 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला आपको माइनस में मिलेगा, पहला अंक आपको कैसा मिलेगा माइनस में, और दूसरा अंक आपको कैसा मिलेगा प्लस में। तो यही है द्वितीय चतुर्थांश की विशेषता। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की यानी कि तृतीय चतुर्थांश की। तो तृतीय चतुर्थांश में देखें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, भुज। इसका नाम क्या है पहले तो ये बताइए, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, पहले क्या आता है भुज, तो माइनस का आएगा, और कोटि भी आप देखोगे तो ये भी माइनस में है। अगर इसको कॉर्नर से देखा जाए तो इस चतुर्थांश के जितने भी बिंदु होंगे उनका पहला बिंदु हमेशा ऋणात्मक रहेगा और दूसरा बिंदु भी हमेशा ऋण में ही रहेगा। कैसे, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया और आपसे पूछा कि बताइए इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु को एक्स अक्ष से भी मिला दोगे, यहाँ पे एक्स अक्ष से मिला दिया और यहाँ पे वाई अक्ष से मिला दिया। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप पहले क्या लिखोगे, भुज लिखोगे। भुज क्या है, एक्स अक्ष का पहले लिखोगे ना, तो माइनस में आएगा -2, बीच में कॉमा लगाते हैं और उसके बाद कोटि लिखते हैं। कोटि कितनी है -3। वाई अक्ष वाला लिखोगे ना ये वाला, तो कितना है -3। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2 -3, यानी दोनों अंक आपके किसके होंगे, माइनस माइनस में, यानी कि भुज भी आपका माइनस में होगा और कोटि भी आपकी माइनस में होगी। इसके बाद बात करेंगे चतुर्थ चतुर्थांश की। तो इसका नाम क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसको कैसे समझेंगे, आइए अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष कैसा रहेगा, आपको पहला तो एक्स अक्ष ही देखना होता है, पॉजिटिव रहेगा तो एक्स तो आपका प्लस में आएगा, लेकिन ये वाई अक्ष आप ध्यान से देखो तो ये आपका सभी में ऋणात्मक है, तो ये माइनस में आएगा। तो एक्स अक्ष आपका पॉजिटिव और वाई अक्ष आपका नेगेटिव रहेगा, यानी प्लस माइनस रहेगा। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जैसे ये बिंदु है, अब इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इसे एक्स से मिला दोगे और इसे वाई से मिला दोगे। अब इसके निर्देशांक कैसे लिखोगे, पहले एक्स के लिखते हो ना, तो पहले एक्स के यानी भुज के लिखोगे तो 2 आएगा, फिर कोटि के लिखोगे तो -3 आएगा। तो आपके निर्देशांक होंगे 2 -3। तो पहले आपका अंक जो आएगा वो धन में रहेगा और दूसरा अंक आएगा तो माइनस में रहेगा। तो ये कहलाता है चतुर्थांश। इस तरीके से अब हमने ग्राफ देख लिया, निर्देशांक देख लिए किस तरीके से आते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक भी आपको मालूम होने चाहिए, 0 0 होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि चतुर्थांश आखिर क्या कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्तीय तल की, कि कार्तीय तल क्या कहलाता है। तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। अगर हम चारों चतुर्थांशों को मिला दें, यानी कि प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे, द्वितीय चतुर्थांश इसको मिला दिया, इसके बाद हम मिलाएंगे तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसको मिला देते हैं तो एक तल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक तल। देखिए एक तल ही बन गया पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा तल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कार्तीय तल क्या कहलाता है। कार्तीय तल चारों चतुर्थांशों के मिलने से बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो आपको पूरा का पूरा तल दिखेगा, जितने में आपको ग्राफ दिख रहा है, ये वाला नीचे तक देखिए, यहाँ तक जहाँ तक आपके अंक हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा तल क्या कहलाता है, कार्तीय तल। तो उम्मीद है कि आप बेसिक से क्लियर हो चुके होंगे। ग्राफ, निर्देशांक, चतुर्थांश, मूल बिंदु और कार्तीय तल, और आप रैनी डेकार्ते के बारे में भी समझ चुके हैं, और निर्देशांक ज्यामिति की बहुत सारी चीज़ें आपने समझी हैं। तो अब आपको आसानी होगी प्रश्नावली करने में। तो मिलते हैं प्रश्नावली में, तब तक के लिए थैंक यू।